जी सामकुरन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। मार्केट को थोड़ा सा देखा जाए तो इस टाइम पे वीकली जो है तकरीबन 3.8% मार्केट बुलिश है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इस टाइम अनस्टॉपेबल हुई है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड इट्स नाउ एट ऑल टाइम हाई, और गोल्ड का ऊपर जाने की रीजन भी जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ अर्से पहले पावल की जो स्पीच थी उसके बारे में बताया था कि ग्लोबली ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसके अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कह दिया है कि हमारी जो ताकत है, पावर है, वो हम पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुके हैं। और उसकी बेस के ऊपर हमारी जो इन्फ्लेशन है जिसको हम 2% पे टारगेट कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इसको मजीद ऊपर रखेंगे। यही रीजन बनी है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के अंदर हल्की सी आप लोगों को रैली भी नजर आई है, कुछ अनसर्टेनिटी भी आ गई है। और जो अनसर्टेनिटी ये है कि आगे जाके जो है अब ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के दरमियान कैसा रिलेशनशिप रहेगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा जो है आपका गोल्ड की तरफ जा रहा है, एंड गोल्ड इज नाउ एट ऑल टाइम हाई। और ये मैं फराज भी ये ऑलरेडी बता चुका हुआ, मैं भी आप लोगों को काफी हद तक ये बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी लईबे के साथ, ये काफी डिटेल में हमने इसको कवर भी किया था। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, हमारा जो क्रिप्टो फंडामेंटल्स का कोर्स जो हमने नया लॉन्च किया है, दिस इज नाउ अवेलेबल फॉर पब्लिक। बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और क्रिप्टो के रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, ये नहीं सिर्फ आपने टेक्निकल्स की बेस पे कर रहे हो, आप पूरा पीछे देख रहे होते हो कि ये इसके पीछे क्या न्यूज़ है, क्या वाइट पेपर जो इसको कहते हैं फंडामेंटल्स हैं एक क्रिप्टो के पीछे, ये सारी चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये साइट पे आप लोगों को ये बीएस बुल्स एंड बीएस फॉर्मेट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग उन लोगों के लिए शेयर किया है जो कि पहली दफ़ा बुल्स एंड बीएस देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सबसे पहले आते साथ ही में थोड़ी बहुत टॉप डेवलपमेंट्स जो अभी मैंने आप लोगों के साथ बात की, वो हम शेयर करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट का रिकैप हम करते हैं, जो हमने टॉप स्क्रिप्ट्स हमने बताई होती हैं उसका फराज अपने एंड से रिकैप करता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल्स को मैं कवर करता हूँ। फिर उसके बाद हम टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक उसको टेक्निकली भी और फंडामेंटली दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे हमारे पास सेटअप्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट जो भी चल रही होती हैं उसको हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में कवर करते हैं। फिर उसके बाद गोल्ड से रिलेटेड या मेटल्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो हम देखते हैं। लास्ट हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो को कवर करते हैं। सो ये हमारी जितनी कंटेंट होता है इस तरीके से हम इसको चलाते हैं। अच्छा, गेटिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमार बहुत अच्छे चल रहा है सब कुछ। और ये जो वीक रहा हमारा बहुत अच्छा देखने में आया है। सबसे पहले जो 100 इंडेक्स के ऊपर जो हमारे एनालिसिस थे कि इंडेक्स को छोड़ें वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, लेकिन आप लोग ऐसे स्टॉक्स देखें जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो और अभी एक्यूमुलेशन बॉक्सेस को ब्रेक कर रहे हो। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने एफएफएल का बताया था कि इधर बाय करें 16.75 समथिंग, इसका फर्स्ट टारगेट था 18.75, ये जाके हिट हो गया। स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये इजीली अपने टारगेट्स सेकंड को भी हिट करेगा और उसके बाद फर्दर भी ये रैली अपनी कंटिन्यू कर सकता है। ट्रिपल जीएल के बारे में कहा था, ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक कर रहा है। सो जब भी करेक्ट हो इसको ख़रीदें। और वैसे ही ये परफॉर्म हुआ, जब नीचे आया दोबारा से बाउंस करता हुआ हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ है, सेकंड भी हिट हुआ है। स्टिल इसमें भी पोटेंशियल है, इसने टॉप नहीं डिफाइन किया अभी भी करेक्शंस पे आता है तो बाय कर सकते हैं। फिर हम नेटवर्क, ये हमारा आपका भी फेवरेट स्टॉक रहा है और यहाँ पे हमने इसकी बाय कॉल दी थी 14.33, इसका फर्स्ट टारगेट 15.65 था और सेकंड टारगेट हमने 18.96 का था। ये भी परफॉर्म कर रहा है, स्टिल इसने अपनी फर्स्ट टारगेट को हिट किया, इसमें भी पोटेंशियल है, ये फर्दर बढ़ सकता है। वेव्स के ऊपर भी हमने बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन बॉक्स को कंसिडर किया था ब्रेकआउट पे कि ये बाय करें। इसने अपने फर्स्ट टारगेट को जाके हिट किया है और इसमें भी स्टिल पोटेंशियल है कि ये आगे अपनी रैली को कंटिन्यू करे और सेकंड टारगेट्स को जाके हिट करे। फिर हम ग्लोबल मार्केट्स फॉरेक्स की बात करें, पाउंड यूएसडी के ऊपर कहा था मैंने कि ये ऊपर जब भी लोअर हाई बनाएगा यहाँ पे 1.35200 यहाँ कहीं शॉर्ट करें, इससे ऊपर एसएल रखें और ये इधर आके 1.33934 को टेस्ट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म इसने किया है और यहाँ पे अगर शॉर्ट थे आप तो ये अपने इन टारगेट्स को जाके इसने हिट किया। फिर इसी तरीके से बीटीसी का भी यही कहा था कि अगर आप लोग इस तरफ आए कर रहे हैं 1,09,000 के ऊपर था जिस टाइम बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था 107 पे आता है तो वैल्यू बाइंग होगी आपकी। और एग्जैक्टली उन्हीं सपोर्ट जोन को जाके इसने टेस्ट किया और वहाँ से बढ़ के अभी इस टाइम 1,12,000 के करीब कहीं ट्रेड हो रहा है। सो स्टिल इसमें भी पोटेंशियल है कि ये फर्दर रैली करे। सो ओवरऑल हमारा बहुत ज़बरदस्त हफ्ता रहा। हम चाहे पीएसएक्स की बात करें वो भी परफॉर्म करती रही, हमारे स्टॉक्स जो रिकमेंडेड थे
जो नहीं परफॉर्म कर रहे स्टिल उनका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, आप काइंडली वेट किया करें, पेशेंस के साथ SLTP का इंतज़ार करें, वो भी इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएंगे। बाकी रही बात ग्लोबल मार्केट्स की, वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती गई है। बाकी हमारा आप बताएं फंडामेंटल्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं अभी। अच्छा, ये लास्ट वीक के अंदर ये डेवलपमेंट्स थी, ये अगेन आप लोग इसको रोक के देख सकते हो, और ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। इस वीक के देख लेते हैं डेवलपमेंट्स। सबसे पहले ऑटो सेल्स, जो आपकी बिग थ्री हैं, जिसमें आपकी होंडा आती है, इंडस मोटर आती है, करोला आती है, और बेसिक जो आपकी सुजुकी कार, सुजुकी कंपनी है, इन तीनों ने जो है तकरीबन 66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। ये ऑलरेडी बहुत डिस्कस हम करते रहे हैं, ऑटो की सेल्स बढ़ती रहेंगी, आगे भी मजीद 1-1.5 साल आपका बहुत जबरदस्त सेल्स रहेंगी, और 25% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। तो अगेन जैसे ही बजट गुजरा है, बजट के बाद जितनी भी प्राइसेस इंक्रीज होनी थी वो हो चुकी हैं। अब जो है लोग इस चीज में ही हैं कि अगर हम मजीद अब इसको बाय करना शुरू कर दें, तो गाड़ियों की सेल अब आपको आगे भी मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। OMC से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सेल्स तकरीबन वॉल्यूम 7% ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, और ये ऑलरेडी थोड़ा सा पता लग रहा था कि ये भी अगेन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी गाड़ियां गर्मियों में AC ज्यादा चलते हैं, जब AC ज्यादा चलते हैं तो अगेन पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोल अगेन ज्यादा डलता भी है। PSO जो है इसका मार्केट शेयर तकरीबन 42% पहले भी था, अभी भी ये इसी पे मेंटेन है। इसके बाद जो है FBR मिसेस द टारगेट बाय ₹48 बिलियन इन सेकंड मंथ, यानी कि इस मंथ की बात हो रही है, अगस्त के अंदर इसने तकरीबन 48 बिलियन, थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहा है, लेकिन अगेन जितना ऑलरेडी एस्टिमेट था कि 1698 का इन्होंने टारगेट रखा हुआ था, इतना नहीं हो पाया। 1650 बिलियन इन्होंने तकरीबन 1.65 ट्रिलियन बनता है, तो ये इतना ही इन्होंने कलेक्ट किया। ये ऑलरेडी भी काफी अच्छा है, लेकिन अगेन मजीद थोड़ी सी और गुंजाइश है जिसको ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगस्त 25 के जो CPI है तकरीबन 3% पे आई है, अगेन विच इज वेरी गुड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक हमारा जो है उसका टारगेट होता है 5 to 7%, इसमें हमारी इन्फ्लेशन रहे तो दैट इज गुड। अभी तक आप देख लें उससे नीचे ही है, विच इज अगेन गुड फॉर अस, तो हमारी मार्केट इसी वजह से भागती जा रही है। रियल इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 8% पे है, विच इज अगेन गुड। ये बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन करे, सो दिस इज कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। और ये जितना ज्यादा आपका होता है उतनी आपकी करेंसी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस होते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं करेंसी को देखने के, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी बेस के ऊपर आपकी करेंसी थोड़ी सी निस्बतन स्ट्रांग भी रहती है। और आप लोग देख रहे होंगे USD PKR हमारा इतना ज्यादा नहीं गिरा, मतलब हमारे पाकिस्तानी रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट ही रहा है। उसके बाद यूरिया सेल्स जो है वो 46% ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीज आया है, 34% मंथ ऑन मंथ इसमें इंक्रीज है। ये भी चीज ध्यान में रखें, ये कुछ अर्सा पहले एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यूरिया की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो हालात नजर आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर थोड़ी बहुत यूरिया की सेल्स हमारी बेहतर ही है। गोइंग फॉरवर्ड आपका जो जब वीट का पूरा सीजन आएगा, गंदम वाला ये सारा जब आपका सीजन लगेगा, तो उसमें हमें पता लगेगा कि आगे हमारी यूरिया की सेल्स कैसी रहती हैं, और उसकी बेस के ऊपर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आगे जो है आपकी कंपनी FFC होगा या फर्टिलाइजर, जिसको भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको थोड़ा सा आप साथ साथ देखते रहें। ठीक है, सीमेंट एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 141% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर फॉर जुलाई, और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ओवरऑल सीमेंट की सेल्स कुछ अर्सा पहले स्टैग्नेंट हो गई थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा था कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आएंगे, और जब घर बनाएंगे तो सीमेंट की सेल्स ज्यादा बढ़ेंगी। सीमेंट की सेल्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है कि ज्यादा बढ़ रही है। गवर्नमेंट फाइनलाइजेस 5-year टेक्सटाइल पॉलिसी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ये एक और अच्छी चीज आ रही है। टेक्सटाइल के लिए कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा इंसेंटिव थे, एक आध साल पहले इसके ऊपर टैक्स और ज्यादा लगा दिया गया था। हमने रिसेंटली देखा है इस दफा बजट में ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि वो टैक्स दोबारा वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है टेक्सटाइल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है। मेरी टॉप पिक्स थी जिसमें इमेज था, KTML था, उन्होंने मोर देन 100% परफॉर्म किया, यही रीजन थी। इसके अलावा जितने भी टेक्सटाइल की कंपनी है सारों ने इसी वजह से परफॉर्म किया। गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो टेक्सटाइल पॉलिसी 5 year का प्लान बना रही है गवर्नमेंट, इट कैन बी गुड फॉर दी टेक्सटाइल कंपनीज अगेन। ठीक है, जापान बैंक ज्वाइंस रेकोडेक लेंडर ग्रुप, तो रेकोडेक अगेन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। सो एज ए लेंडर के तौर पे जापान का बैंक जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, और आप देख सकते हो कि कुछ ये डेवलपमेंट आगे जाके पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी हद तक ये साबित होगी। अगेन हमारी दुआ यही है कि इसी तरीके से काम चलता रहे, कोई इसमें कोई मसला हिंड्रेंस ना आए, कोई मसला ना आए। और आई थिंक ये बहुत ज्यादा मेजर जो हमारी कंपनीज भी हैं स्टॉक मार्केट के लिस्टेड, वो भी इनके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उनको भी काफी फायदा है। पाकिस्तान रुपीज 2.6 ट्रिलियन डेप्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल। बहुत ज्यादा हम नेगेटिविटी देखते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान जो है कर्जा चढ़ गया। यहाँ पे जो स्केड्यूल भी था हमारा उससे भी 2.6 ट्रिलियन, कुछ अरसा पहले ही 2.6 ट्रिलियन रुपीज
पाकिस्तान ने ऑलरेडी पैसा उतार दिया है। दिस इज अ गुड थिंग, और ये चीज़ हम बहुत कम देखते हैं कि टीवी न्यूज़ में आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे आप देखें, दिस इज वेरी गुड। यूएस कोर्ट रूल्स मोस्ट ट्रम्प टैरिफ्स इलीगल। ये इंटरनेशनली ये हुआ है कि जो आपने टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने, तो उसके ऊपर एक कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि भाई आपने जो ये काम किया है ये इलीगल है, आप ये नहीं करेंगे, आपने जितना भी टैरिफ लगाया उनसे पैसे वापस, उनको पैसे थोड़े से वापस करें, ठीक है। अब ये जो रूलिंग हुई है ये तकरीबन यहाँ तक ये फैसला हुआ है कि अक्टूबर, आई थिंक 4 अक्टूबर तक ये जितने टैरिफ लगे हुए हैं उतने ही अभी लगे रहेंगे, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि इसको रिवर्स बैक किया जाता है कि क्या होता है। अच्छा, ये जो रीजन थी इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी आई है, और ये अनसर्टेनिटी की वजह से आप लोगों को गोल्ड ऊपर जाते हुए भी नजर आ रहा है। ऑयल प्राइसेस फॉल एज ओपेक प्लस मूव्स आउटपुट हाइक। तो यहाँ पे आप देखें ऑयल का ऑलरेडी काफी हद तक सिनेरियो नजर आता है कि नीचे आएगा। मैंने ये सीजनल्स की बेस पे भी बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि सीजनल्स की बेस के ऊपर सितंबर में ये ऊपर जाता है, लेकिन मैंने कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के अंदर जाके देखा था, और बाय द वे हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, हमारी वेबसाइट भी बन गई है, तो हम उस डाटा को भी आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। तो मैंने ऑयल का बताया था कि इस टाइम पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो ऑयल के अंदर बाइंग नहीं कर रहा, लिहाजा मैं इसकी बाय कॉल नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये सीजनल तो चाहे ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, और यही हुआ है कि अभी तक जो है ऑयल ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि ऑयल गैस डिस्कवरी हुई है इन धोक सुल्तान 3। ये एक रीजन है, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अर्निंग्स पर शेयर का आपका पीपीएल के ऊपर आएगा, और 1.13 रुपीज का इतना इम्पैक्ट आएगा, विच इज गुड। अच्छा, शहबाज यासीन मलिक एक्वायर्स 10% स्टेक इन टॉमसीएल। ये वजह भी थी जिसकी वजह से आपका टॉमसीएल जो है बड़ी तेज से ऊपर जा रहा था, लेकिन आज की एक और न्यूज भी आई है कि इन्होंने सेल भी किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ये इसकी सेलिंग भी आई है, उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाई है, इसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकते हैं टॉमसीएल। सासगार लॉन्चेस हेवल H6 प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। पहले हाइब्रिड गाड़ियां होती थी, अब प्लग इन हाइब्रिड आ गई है। सो और जो है आपकी माइलेज वगैरह अच्छी हो जाएगी, और पाकिस्तानी वैसे भी इस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि कोई माइलेज भी कम हो, एक अच्छी गाड़ी हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कार है, मैं खुद देख के आया हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसकी सेल्स जो हैं वो काफी जबरदस्त, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत जबरदस्त होंगी, और आपको खासकर जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो भी इसी वजह से नजर आ रहा है। इमेज रीड जो है ये प्लान्स टू आईपीओ करना चाह रहे हैं, ₹920 मिलियन। तो ये तकरीबन इतना पैसा ये रेज करेंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल अभी मैंने नहीं देखी, मैं डिटेल देखूंगा तो मैं इसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी मैं बना दूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इमेज जो है अपना रीड भी लेके आ रहा है। इसके बाद सर्ल को जो है वो ड्रैप की तरफ से ये अलाउ कर दिया गया, एक नया ये मेडिसिन लेके आ रहे हैं जिसके दिस इज कॉल्ड डेनो, इसको मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, डेनोसुमैब बायोसिमिलर्स, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्च करें, इसके आगे गलती से वो क्रॉस लग गया, दिस इज अ टिक मार्क इज वर्ड, ठीक है। अल ताहूर लाइसेंस प्रेमा ब्रांड टू मिन्हा एडिबल ऑयल्स। तो ये नया एडिबल ऑयल्स जो है ये लेके आ रहे हैं प्रेमा वाले, तो ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज है। पावर सीमेंट की आप लोगों ने देखा, ये फराज की भी कॉल थी, ₹815 मिलियन प्रॉफिट इन टर्न अराउंड किया, विच इज अगेन गुड। होंडा सिटी जो है फेस लिफ्ट लॉन्च करने जा रहा है नेक्स्ट वीक, तो ये भी एक और आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस कंज्यूमर्स, कि हमारे लिए गाड़ियों की जो है ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी, और जितनी जो जिसको जो पसंद आ सकती है वो इसको जाके खरीद सकता है। हबको ग्रीन लॉन्चेस ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन। तो ये हमें पहले भी पता था कि हबको जो इसके ऊपर काम कर रहा है, सो ये भी एक और हमारे पास न्यूज़ है। सो ये था सारा फ्रॉम डेवलपमेंट साइट्स। जी फराज, बैक टू यू, और टॉपिक्स केएसए इंडेक्स का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास स्टिल हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे थे। टाइम साइकिल्स के ऊपर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी कि 9 सितंबर तक आपका इंडेक्स जो है वो रैली कर सकता है, अभी तक वैसे ही चल रहा है। सो ये टाइम साइकिल ऑलमोस्ट करीब है। 9 सितंबर के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या हालात होते हैं इसके। वाइक ऑफ रीक्यूमुलेशन फेज़ का भी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके एंड होने वाला है,
क्योंकि जो जितनी बड़ी पिछली लेग थी उतनी ही बड़ी ये वाली लेग बन चुकी है। सो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें देखेंगे कि 100 इंडेक्स पे हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पे अगर बेयरिश इंडिकेशंस की बात करें, ऑब्वियसली पीछे बहुत बड़े गैप्स छोड़कर आया हुआ था। वीकली भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है RSI के ऊपर, डेली पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। सो यहाँ पे इस टाइम तो दोनों का वेट, बुल्स का भी और बेयर्स का भी इक्विवेलेंट है और यहाँ पे मोमेंटम को फेड होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, अब लोग परेशान हो जाएंगे क्या ये टॉप है? ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये टॉप है? मेरे ख्याल में ये टॉप नहीं है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। करेक्शंस होगी, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ये टॉप हुआ, करेक्शंस होगी, हाई लो बनेगा, देन बाउंस होके लोअर हाई बनेगा। सो दिस इज़ नॉट अ टॉप। सेकेंडली, फिर लोगों का ये सवाल होगा क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आप इंडेक्स को नहीं देखें, आप उन स्टॉक्स को देखें जो सेकंड टियर थर्ड टियर में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, इंडेक्स को कैच कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ वो लैग रह गए थे, अंडर वैल्यूड रह गए थे और उसमें जो लैग है वो कवर अप होगा इन टर्म्स ऑफ कि वो 100 इंडेक्स को जाके कैच करे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपने वो वाले स्टॉक्स देखने हैं आप जो अंडर वैल्यूड हैं अभी या अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स से बाहर निकल रहे होते हैं। यही इसी तरह के स्टॉक्स हम लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं, मैं और हमारे शो के ऊपर। सो बेसिकली आपने इस टाइम डरना और घबराना नहीं है। सो ये अगर यहाँ पे अगर आपको लग भी रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडेक्स ऊपर है, तो वो वाले स्टॉक्स देख लें जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जिनको अपने आप को एडजस्ट करना है। सो ओवरऑल इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये इस तरह टेक्निकल्स के ऊपर करेक्शंस आती हैं और उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ये करेक्शंस बेसिकली वैल्यू बाइंग के लिए होगी अपॉर्चुनिटी। सो मेरे ख्याल में इस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करें, जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें, रिगार्डलेस इंडेक्स प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है, आपने उसके ऊपर अपने स्टॉक्स पे नज़र रखनी है। सो अमार 100 इंडेक्स के ऊपर तो ये व्यू है फ़िलहाल। बाकी टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, फराज, पहले हमें रेशियो ऑफ द वीक डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा हम टॉपिक्स पे चलते हैं। अच्छा, ये हम सेगमेंट जो है अगेन फॉर बिगिनर्स जो कि बिल्कुल भी जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, हम उनके लिए ये कर रहे हैं। एक एक रेशियो हम हर वीक लेके आते हैं। इस दफ़ा जो है दिस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन शोज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एनी अदर कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका रेवेन्यू जो आप सेल कर रहे होते हो उसमें से जब आप खर्चे, जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, जो आपका अलग, सपोज अगर आप टी शर्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो टी शर्ट पे जो रॉ मटेरियल लगता है, यान, कॉटन वगैरह, वो आप जब निकालते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हमने 2 वीक्स पहले ग्रॉस प्रॉफिट को भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आपने सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जब चीजें आप निकाल देते हो, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो है आपके कोई अदर इनकम, अगर आपको कहीं और से पैसा आ रहा होता है जो बिजनेस बिजनेस आपके बिजनेस के अलावा कहीं और से आ रहा है, तो वो भी आपका इसके अंदर एड इन होता है, जो कि आपका बिजनेस का पार्ट होता है लेकिन कोर बिजनेस का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो आपका इसके अंदर ऐड होता है। फिर उसके बाद आपके टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो भी कटते हैं, फाइनेंस चार्जेस वगैरह सब कट जाते हैं। सब कुछ कटने के बाद जो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि टोटल जितना आपका प्रॉफिट बना उसको आप टोटल रेवेन्यू से आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज आप यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ और हम वही अगेन चिराग सीमेंट की एग्जांपल यूज करेंगे। अच्छा, उसके पहले पहले अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास सरमाया के ऊपर ये अपकमिंग पे आउट्स का यहाँ पे नजर आ रहा है और ये आने वाले वक्त के अंदर जो भी पे आउट्स हमारे आने वाले होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे शो किए होते हैं। फिर उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स और सबसे ज्यादा गेन्स कर रहे होते हैं या लूजर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपके पास शेयर हो रहे हैं। फिर स्टॉक्स जो है आपके सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से हैं, गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, वो भी यहाँ पे आपके पास शेयर हो रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटीज की क्या प्राइसेस चल रही हैं ये सारी आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। इनको आप क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं और आपका चार्ट वहां पे खुल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और चिराग सीमेंट को ही अगेन जिस तरीके से पहले हम बाकी कंपनीज को देखते रहे हैं, हम पीयर कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे जो मुझे ज्यादा अच्छी चीज लगती है हम उसी तरीके से इन कंपनीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को सिर्फ चेक करना, आपने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबको ही चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे चिराग सीमेंट पे आ जाते हैं और नीचे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पीयर कंपैरिजन को सारी कंपनीज को हम इकट्ठा खोलते हैं। थर्टा सीमेंट हो गया, बेस्टवे, पावर, मेजॉरिटी तकरीबन सबको ही कवर कर लेते हैं ताकि एक ही दफा हम देखें कि कौन कौन सी कंपनीज के किसके प्रॉफिट ज्यादा हैं, किसके कम है। यहाँ पे आ गया कोहार्ट, डिमांड, अटक सीमेंट, लकी सीमेंट, इनको सबको हमने यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इस तरह से खोल लेते हैं, मेपल लीफ को भी कर लेते हैं, फ्लाइंग को, डीजी किसी सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ऐड टू कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आती है जिसके अंदर आप खुद से रेशियोज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट रेशियो पे आपने आना है। ठीक है, उसके बाद आप
यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट वीक का ग्रॉस इनकम मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन इन्हीं को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम नेट मार्जिन को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास नेट इनकम मार्जिन ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे आप सेव रेशियो कर दें। अब मेरे पास क्या हुआ है कि सारी की सारी रेशियोज ये सारे मेरे पास आ गई है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ग्रॉस इनकम को पहले चेक कर लेते हैं कि किसकी ग्रॉस इनकम बेहतरीन जा रही है। मेपल लीफ की देखें 40% है, उसके बाद आपकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो तकरीबन 31 है, और आप उसके बाद नेट इनकम मार्जिन इस टाइम पे 21 आ रहा है। इसमें से जो सबसे ज्यादा जिसका आ रहा है उसका आई थिंक इट आपका कोहार्ट सीमेंट का है, और अगर कोहार्ट सीमेंट को अगर आप देखेंगे तो 28 इज वेरी गुड। और ओवरऑल देखें 40% यहाँ पे ग्रॉस इनकम मार्जिन इसका बन रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है तकरीबन 36 है, और 28 इसका जा रहा है। बाय फार बाकी सारी कंपनी से बहुत जबरदस्त है। इसके बाद मेपल लीफ, ये बेस्वे सीमेंट का, इसका भी बहुत जबरदस्त आ रहा है। थर्टा सीमेंट का भी ओवरऑल काफी जबरदस्त आ रहा है। तो ये तरीकेकार होता है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि ग्रॉस मार्जिन किसका ज्यादा है, ये भी देखें ऑपरेटिंग मार्जिन हो सकता है आपको खर्चे ज्यादा पड़े और नेट इनकम जो है वो टोटल आपका प्रॉफिट होता है। सो ये सिनेरियो आपको यहाँ पे ओवरऑल नजर आ रहा है जी। बैक टू फ्रांस भाई। जी हमारे टॉपिक्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो अच्छा स्टॉक लग रहा है वो अस्करी बैंक है। अस्करी बैंक बहुत अच्छी रैली में है और कोई साइन नहीं है इसके टॉप के। ये जब भी करेक्ट होता है इसको बाय करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में कहीं 78, 73 इवन करंट प्राइस पे भी इसको बाय करते हैं, तो ये बहुत अच्छी रैली में है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये 100 तक को भी जाके टेस्ट कर सके। सो बहुत सिंपल सा स्टांस इसके ऊपर रखें। हायर हाइज हाई लोज लग रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग में है, कोई साइन नहीं है, तो बाय करें और फिर आए करें कि 100 तक को जाए। अगर कोई एसएल रखना चाह रहा है तो वो फिर काफ़ी नीचे बनेगा, इसका 69, 70 के करीब के बनेगा। सो 85 पे अगर बाय कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड 1-1 के साथ, 15 रुपये नीचे एसएल और 15 रुपये आपकी ऊपर की 100 रुपीज़ की टीपी हो जाएगी। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है, इसमें वैल्यू बाइंग कर सकते हैं और अच्छी होल्डिंग के लिए भी ये पोटेंशियल इसमें नज़र आ रहा है। ये जितनी बड़ी इसकी एक्यूमुलेशन थी उसके बाद ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है और ये ट्रेंड मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगा। हमारे इसके फंडामेंटल्स बताइएगा कि अस्करी बैंक क्यों इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल बैंक्स जो हैं आजकल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। इसमें क्योंकि वैल्यूइंग बाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं अस्करी बैंक पे। अगेन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। एक साल के अंदर रफली इसने तकरीबन 23 से ऑलमोस्ट 90 को टच कर लिया है। सो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स गेन होने वाले, 4.5 टाइम्स ये गेन हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट वगैरह पे आते हैं। अच्छा, अस्करी बैंक पे यहाँ पे आते हैं। डाटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साल के निस्बत यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें 1 ईयर का, तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 रुपीज़ का शेयर था, इस टाइम पे तकरीबन 485 पे जा चुका है। तकरीबन आप समझ सकते हैं 4 टाइम्स गेन है। और यहाँ पे हम ऑलरेडी आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि ऐसी कंपनीज में जा सकते हो जहाँ पे ये बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। आज से कुछ 6 महीने पहले मुझे याद है मैंने अस्करी बैंक को बहुत हाईलाइट करके बताया था कि बैंक्स के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स आगे जाके बहुत परफॉर्म करने वाले हैं। उसमें मैंने अस्करी बैंक का नाम लिया था, बैंक ऑफ पंजाब का मैंने नाम लिया था, इसके बाद नेशनल बैंक्स, यूबीएल, ये 4 कंपनीज का मैंने बैंक्स का नाम लिया था। बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकी नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप रेवेन्यूज की बात करेंगे ना, तो रेवेन्यू इसके थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। और ये रेवेन्यू इसका बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है। इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे अगर आप देखो 402 से तकरीबन ये 345, ये तकरीबन 14-15% का डिक्रीज यहाँ पे नजर आता है। लेकिन बैंक्स को अक्सर आपको इस तरीके से नहीं देखना होता, आपने देखना होता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कितनी हुई है आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देखें पिछले ईयर के निस्बत 64 था, इस दफा जो है तकरीबन आपका ये 82 बढ़ गया। सो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इसका कंपनी का थोड़ा सा बेहतर हुआ है और इसी वजह से इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे जो बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम जिनकी बेहतर हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये लोग हमसे जो पैसा लेके जहां पे इन्वेस्टमेंट करें वहां पे काफी हद तक उनको बेहतरी नजर आ रही है। उन्होंने अच्छे पैसों को मेंटेन किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन किया है, इसी वजह से इनकी अर्निंग्स भी ग्रो की हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जो टॉप लाइन है इनकी वो थोड़ी सी नीचे गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ईपीएस की भी बात करें तो ये भी तकरीबन 14.59 से तकरीबन 16.33, ये तकरीबन 15% इसमें भी आपको इजाफा नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़े से और इसके नंबर्स की बात कीजिए तो तकरीबन जो कासा होता है बेसिकली जिसको कहते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो रेशियो होती है इनकी तकरीबन 90% है। इसका मतलब है करंट अकाउंट के पास बहुत ज्यादा है और जब करंट अकाउंट आपके पास ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा अगर आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़े से नीचे भी आ रहे होते हैं तो तब भी जिनके ज्यादा करंट अकाउंट होंगे वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे।
यही रीजन यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि जो IDR है, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो, कि इन्होंने टी बिल्स या बॉन्ड्स में जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखी होती है वो ज्यादा परफॉर्म करने के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पे UBL के भी बहुत ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट, इनकी भी 127% है एज कम्पेयर टू 99% इंडस्ट्री की। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमारे सेकंड पिक पे जाते हैं। ये स्टील कंपनी है, मुगल आयरन एंड स्टील। इसके ऊपर बहुत अच्छी ABCD का पैटर्न बना हुआ है प्रोजेक्शंस के। ये 62 से परफॉर्म करता हुआ गया 82 तक, वापस आया 50% की रिट्रेसमेंट पे 72 71 के करीब, और दोबारा वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। सो ये बहुत अच्छी, अगर आप करंट प्राइस पे भी इसको बाय करते हैं 76 77 पे, तो SL आपका 71 का बनेगा। फर्स्ट टारगेट पर आप आए करें 82 का, रेजिस्टेंस इसकी 85 पे है, जो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ब्रेक हो जाएगी। और फिर जो इसके डी पॉइंट्स की प्रोजेक्शंस या टारगेट्स बनते हैं वो 92 के बनते हैं। सो इस पे बहुत अच्छी ये पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन थी। उसके बाद कंटिन्यूशन में अब ये जाएगा और ये फर्दर उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। सो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 82 और फिर 92 के रखें, 71 70 का SL रखें, और फिर आए करें कि ये इंशाल्लाह उन टारगेट्स को जाके हिट करे। हमारे मुगल स्टील के फंडामेंटल्स अब कैसे हैं, और इसने आई थिंक अभी रिजल्ट्स भी अनाउंस किए थे, उसके बारे में बताएं कुछ। अच्छा, सो ओवरऑल रिजल्ट वाइज इसका अभी भी थोड़ा सा डाउन है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए थोड़ा सा डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका काफी हद तक बेहतर सिनेरियो बनता जा रहा है। अच्छा, इनके इनकम स्टेटमेंट में अगर आ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री जो टोटल ओवरऑल देखी जाती है तो इनके मार्जिन निस्बतन काफी हद तक कम होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू अगर आप देखें तो तकरीबन 91 बिलियन तकरीबन रहा है, फिर उसके बाद तकरीबन इस साल जो है 90 है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इसमें रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। अगर प्रॉफिट देखें तो तकरीबन 50% का इनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे 2 बिलियन का इनका तकरीबन नेट इनकम थी, और ये अब तकरीबन 1 बिलियन कहने 1 बिलियन से थोड़ा सा इनका नेट इनकम यहाँ पे थोड़ी सी नीचे डिक्रीज नजर आ रही है। और इसकी रीजन यही थी कि जो मैंने ISL की एक वीडियो सरमाया की के ऊपर भी बनाई हुई थी, शेयर की हुई थी, कि पूरा जो स्टील सेक्टर है वो किस तरीके से आपका परफॉर्म करता है। उसकी रीजंस भी यही है कि बैक एंड से आपका जो HRC रेट होता है, हॉट रॉयल कॉइल्स, और CRC कोल्ड रॉयल कॉइल्स के दरमियान में जो गैप होता है, ये जितना ज्यादा हो उतना स्टील इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये अभी ये गैप कुछ अरसे से बहुत कम था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अगर आप देखो तब भी इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आ रहा है। 21 बिलियन से तकरीबन ये 19 बिलियन पे आया है। और अगर पिछले क्वार्टर से देखा जाए नेट इनकम 210 जो यहाँ पे आपको मिलियन नजर आ रही है, ये थोड़ी सी बढ़ के 226 मिलियन हुई है। तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी बढ़ना दिस इज गुड फॉर अस। ठीक है, अच्छा, ये सिनेरियो क्यों ज्यादा बेहतर जा रहा है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि स्टील की कुछ कंपनीज ज्यादा अच्छा क्यों परफॉर्म करी है। ये ऑलरेडी बहुत डिस्कस की थी, बजट के बाद हमने बात की थी कि आपका जो फाटाफाटा रीजन है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने लगी है, उसको देख रही है। जहां से वो डंप हुआ करता था स्टील, वो अब निस्बतन कम होगा, उसकी वजह से काफी हद तक यहाँ पे बेहतरी आएगी। दूसरी बात जो है, ये कंपनी ऑलरेडी मैक्सिमम ऑपरेशनल कैपेसिटी पे काम कर रही है। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ये गिर रही थी, तो इसकी वजह ये थी कि कॉपर प्राइसेस इंटरनेशनली काफी हद तक नीचे गिर रही थी। जो सबसे ज्यादा डिमांड इसके अंदर आती है ना कंपनी की, वो कॉपर की प्राइसेस से आती है। और कॉपर की डिमांड अगर चाइना के अंदर ज्यादा हो तो वहां पे बहुत हद तक बेहतरी नजर आती है। अच्छा, ये कॉपर की प्राइसेस रिसेंटली 2-3 महीने से थोड़ी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली जो इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बेहतर आएगा, जो जून वाला रिजल्ट इसका आने वाला, जिसकी वजह से भी मुझे लग रहा है ये रैली आएगी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा ब्रोकर्स ये भी कह रहे हैं कि जी इनकी जितनी इन्फ्लेशन कम होगी, स्टील का सेक्टर बेहतर होगा, आपकी कॉपर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, फिर आपकी फाइनेंस इनकी बहुत ज्यादा होती है, कर्जा इन्होंने बहुत ज्यादा लिया होता है, कर्जा कम होगा तो वो भी आपके एंड पे काफी हद तक बेहतरी आएगी। यहाँ पे बल्कि मैं डेब्ट टू इक्विटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये सारे सेक्टर्स ऑलरेडी पिछले 5 साल के अंदर डेब्ट टू इक्विटी इनकी कुछ अरसे से कम होती जा रही है, विच इज अगेन गुड फॉर अस। और यहाँ पे एक और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि रिसेंटली हमने क्या किया। आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको मिलने वाली है जहां पे लेटेस्ट रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। डेब्ट टू इक्विटी लेटेस्ट यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन बाकी सारे आप देखो। पिछले दफा 134% ज्यादा था, लेकिन कुछ अर्सा से 185 से कम आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता आ रहा है। जी, बैक टू फराज भाई। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज्यादा पैसे कैसे बनाएं।
So do take Sarmad.pk courses and become financially healthy. अच्छा, नेक्स्ट पिक है मारी पेट्रोलियम की, मारी एनर्जीज़ की। और इस पे जो पैटर्न बन रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक है चार्ट का, वो ये है कि ये अगस्त और सितंबर में जो भी इसकी वॉल्यूम्स के ऊपर कंसोलिडेशन होती है या एक्यूमुलेशन बॉक्स होता है, वो जो टाइम साइकिल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई आ रही हैं। इस जगह पे जो ये इसकी कंसोलिडेशन चल रही है 15 मई से लेके और अब अगस्त एंड तक, इसी तरह का हमने सिमिलर पैटर्न देखा था 2024 में भी, कि ये कंसोलिडेशन विद सेम वॉल्यूम साइज़, इतनी ही वॉल्यूम्स थे ऑन एवरेज जितने अभी चल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये रैली करना शुरू कर गया था। सो मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये अनकरीब एक रैली में कन्वर्ट करके अपने आप को अच्छे ट्रेंड में दिखाना शुरू कर दे। यहाँ पे इसकी एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो होगा वो ये है कि ये 679 और 80 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दे, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ये इसमें कंटिन्यूशन नज़र आए एज अ ट्रेंड। सेकेंडली, इसका डिविडेंड भी अनकरीब है। वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कोई अच्छा स्टॉक रखना चाहते हैं, सो मेरे ख्याल में अगर ये आप ख़रीदते हैं तो इसी महीने में ये एक्स हो जाएगा। अच्छा डिविडेंड भी दिया हुआ है इसने, सो वैल्यू बाइंग के तौर पे भी आपके पोर्टफोलियो में ये अच्छा रहेगा। इसको लें और होल्ड करें, और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये बाय द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में ये फिर परफॉर्म करे रैली की शक्ल में इंशाल्लाह। सो उम्मीद यही है कि इसका कंसोलिडेशंस पूरी हो गई हैं, इसकी वॉल्यूम्स पे एक्यूमुलेशन पूरी हो चुकी है, सो मोस्ट लाइकली ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। मारी एनर्जीज़ ने सभी डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, अनकरीब एक्स भी हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसे कुछ ट्रिगर हैं जो ये रैली में कन्वर्ट कर जाए, ये बॉक्स से बाहर निकल आए? अच्छा, ट्रिगर्स ऑलरेडी मैं बहुत अरसे से बात करता आ रहा हूँ। मारी जो है मुझे इस साल के लिए बहुत ज़्यादा एक इसमें ट्रिगर टाइप की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सो फाइनेंशियली इसमें थोड़ी सी मुझे बेहतरी नज़र आ रही है, उसकी भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में आके। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनकम स्टेटमेंट जो है तकरीबन 2025 से ऑनवर्ड्स जो इस टाइम आ रही है, सेल्स तकरीबन इसकी सेम आ रही है, लेकिन अगर आप नेट इनकम को देखेंगे 65 बिलियन से तकरीबन 2024 से हमने देखना है, 2024 से 181 से तकरीबन इसकी रफली अगर आप देखेंगे, सो थोड़ी सी रेवेन्यू भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन नेट इनकम जो है वो तकरीबन 77 बिलियन से तकरीबन आपकी कह लें 65 बिलियन पे आया है। और ये एक्सपेक्टेड भी था। उसकी रीज़न यही थी कि आपकी जो ऑयल की प्राइसेस वगैरह नीचे आ रही हैं, इसी की बेस के ऊपर इसकी प्राइसिंग होती है। और उसके अलावा जो है आपकी जो डॉलर पीकेआर है वो भी रेट हमारा नीचे आ रहा था, उसकी बेस के ऊपर भी इसके थोड़े से रेवेन्यूज और सेल्स प्रॉफिट्स वगैरह थोड़े से निस्बतन कम आ रहे थे। ठीक है, ईपीएस का अगर आप देखा जाए तो तकरीबन रफली इस दफ़ा 77 बिलियन से, अच्छा चलिए ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट। ओवरऑल जो है अगर 64 ईपीएस था तो तकरीबन इस टाइम 54 ईपीएस के पास ये चल रहा है। अच्छा, बाकी जो इसकी कुछ डेवलपमेंट्स है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल रेवेन्यू जो रिजर्व्स हैं इसके तकरीबन वो 20 ईयर्स तक इसके बढ़ चुके हुए हैं। इसके अलावा जो है इसके ऊपर रॉयल्टी एक चार्जेस लगे हुए थे जो कि पिछले दफ़ा तकरीबन 12.2% थे, इस दफ़ा 20% इसके ज़्यादा रॉयल्टी इसके ऊपर लगी है। और ये वेल हेड वैल्यू इसको कहते हैं, और जब ये चार्जेस जब लगते हैं जिसकी वजह से इसकी ईपीएस निस्बतन ये कम हो जाती है। और यही रीज़न बनी है कि इसका जो हमें रिसेंटली देखा है कि रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आया। और ये अगेन कुछ जानने वाले भी हैं मारी के अंदर काम करते हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत ये बताया था कि वेल हेड चार्जेस वगैरह ये थोड़े से ऑलरेडी लगेंगे। ठीक है, और ये खैर ये दिस इज एन ओपन थिंग, या अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पे भी जाके देखेंगे वहां पे भी इन्होंने इस चीज को डिस्कस किया हुआ। ठीक है, रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो जो है ये तकरीबन इनकी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे 20 ईयर्स की है। रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो इसको कहते हैं 278%, ये तकरीबन इसकी ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा मारी टेक्नोलॉजी और स्काई 47 ये मिलके एक वेंचर करने जा रहे हैं जिसके अंदर अगेन डाटा सेंटर्स ये बनाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, ये भी एक काम होने जा रहा है। इसके अलावा जो है अगेन एक पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल के अंदर तकरीबन इनका 25% की होल्डिंग है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल जो है इन्होंने 40% स्टेक रखा हुआ अपना अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक के अंदर। तो अगेन वहां पे काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि बेहतरी नजर आएगी, और जिसका रिजल्ट जो है अगेन यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमारा अगली पिक यूनिटी फूड्स की है, और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर लास्ट टाइम भी हमने इसकी कॉल दी थी और ये बेहतरीन परफॉर्म किया था। डबल बॉटम की इसकी शक्ल थी, हमारा स्टॉप लॉस
से ऊपर ऊपर रहा, हमने वैल्यू बाइंग किया एंड देन हमारे दोनों टारगेट जाके हिट हुए। अब ये जो आपकी कंसोलिडेशन बॉक्स थी, आपके एक्यूमुलेशन बॉक्स था, ये ब्रेक हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ रेजिस्टेंस पे एंड देन ये ऊपर रैली करता हुआ नज़र आया। राइट नाउ ये हायर लो की शक्ल बना रहा है। अगर आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस इस केस में आपका बनेगा 25.72 और आप एक्सपेक्ट करें कि ये इजीली जाके दोबारा से 32 के टारगेट्स को हिट करे और उसके बाद फिर ये ऊपर भी फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए आपको और सेकंड टारगेट्स फिर आपके 33.70 के हों। सो ये बहुत अच्छी अब ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले इसने ये अपना एक्यूमुलेशन बॉक्स ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया, अब हायर लो बना के दोबारा आप इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट 25.75। सो एक्सपेक्ट करें कि अपनी रैली को कंटिन्यू करे। चार्ट्स के ऊपर ऐसा पोटेंशियल इसमें काफ़ी नज़र आ रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पे कभी भी जाके 39 या 40 को भी टेस्ट करे अगर ये सिनेरियोज़ आपके इंटैक्ट रहते हैं तो। सो मोस्ट लाइकली अच्छी इसमें कंटिन्यूशन आपको नज़र आएगी इस ट्रेंड में। इन टारगेट्स को इजीली जाके हिट हो जाना चाहिए। अमार, यूनिटी फूड्स मुझे पता है आपका फेवरेट स्टॉक नहीं है, आपको इनका आटा भी नहीं पसंद सो अब कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर इसकी कोई बेहतरी नज़र आ रही है या स्टिल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एज इट इज़ वही सब कुछ चल रहा है? अच्छा, आपको परफेक्टली याद है कि मुझे यूनिटी इतना खास पसंद नहीं है, अभी भी इतना कोई खास पसंद नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि फंडामेंटली इसके अंदर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कुछ अरसे से जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ वाली हमारी कंट्री है, तो आपके रेवेन्यू साथ साथ बढ़ने चाहिए। तो अब ये एक ऐसी कंपनी मुझे नजर आ रही है जिसके देखें आप मुसलसल रेवेन्यू डाउनवर्ड साइड पे है। अगर आप यहाँ पे देखें 100 बिलियन की तकरीबन आप कह लो कि यहाँ पे इसकी सेल थी, सॉरी तकरीबन 100 मिलियन हो गया। सो 100 मिलियन की इनकी सेल थी, तकरीबन यहाँ पे देखें 83 के पास आ गई, फिर उसके बाद जो है अभी ये 78 पे आ चुकी है। तो ये अगेन ये गिरता ही आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हालात आपके ऐसे होने चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपके थोड़ा बहुत नेट इनकम को ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पिछले पहले ये 2023 के अंदर प्रॉफिट में थी, 2024 के अंदर लॉस में आ गई और अभी भी ये तकरीबन लॉस में आ रही है। थोड़ा सा लॉस निस्बतन इसने थोड़ा सा रिकवर किया है, जिसकी बेस के ऊपर शायद आपको थोड़ी सी इसमें बेहतरी नजर आ रही होगी। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता है कि ऐसी आपकी कंपनी में आपको जाना चाहिए जहां पे निस्बतन आप हमेशा से प्रॉफिटेबल हो, खासतौर पर उन हालातों के अंदर जब आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़े से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पूरी देखें तो Q4 से ये नेगेटिव है, फिर अब थोड़ा थोड़ा सा आप कह लो कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आना शुरू होगी है, वो भी सिर्फ इसी वजह से ही आ रही होगी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह आपके थोड़े से नीचे है। तो ये सारी कहानी है इसके अंदर जिसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी इसमें बेहतरी नजर आ रही है। बाकी अगर ओवरऑल कुछ और सिनेरियोज की बात की जाए तो कुछ डेवलपमेंट्स इसके अंदर रिसेंटली आई हैं, जिसके अंदर ये यूनिटी अपनी ग्लोबल बायोफ्यूल मार्केट विद एडिबल ऑयल ये एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और ये कुछ थोड़ा सा कोशिश करें कि आगे इंटरनेशनली इस चीज को काम किया जाए। प्लान्स फॉर पोटेंशियल एंट्री इनटू लैंडलॉक्ड मार्केट्स लाइक अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी ये कोशिश करें कि ये एडिबल ऑयल को वहां पे मजीद बेचे। सनरिच फ्लोर जो है ये इनका एक नया प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम एक प्रोडक्ट है ये, और ये इसी की बार बार एडवर्टाइजिंग करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये बहुत जबरदस्त है, इस पे प्रीमियम हम चार्जेस करते हैं और इसकी बेस के ऊपर हमारी बेहतरी नजर आती है। अच्छा, जो पिछले वजह से इसका जो रिजल्ट थोड़ा बहुत भी बेहतर आया है वो भी इसकी वजह से दो चीजें थी, जिसकी वजह से एक तो फाइनेंस चार्जेस इनके निस्बतन थोड़े से कम आए और दूसरी बात ये कि जो इंडोनेशिया मलेशिया से इनको पाम ऑयल के जो रेट्स थे वो थोड़े से कांस्टेंट रहे, थोड़े से बेहतर रहे थे, तो इसकी वजह से सिनेरियो रहा था, वरना वहां पे से भी इनको थोड़ा सा बुरी न्यूज ही आ रही थी। अमार, इसके बाद हमारा कौमी एयरलाइन का शेयर PIASCL ये बहुत अच्छी रैली करने के बाद रिट्रेस करके और अच्छी लेवल्स के ऊपर आया हुआ है। मतलब जो इसकी रैली थी 12 रुपये से 25 रुपये और उसके बाद 0.382% यानी कि 20 रुपये के करीब और गोल्डन पॉकेट रेशो जिसको कहते हैं वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो पोटेंशियल है और ये जो जितनी इसकी वॉल्यूम साइडवेज हुए थे ये अच्छी कंसोलिडेशन कंसीडर की जाती है। सो इस पे नज़र रखें, जब भी ये ब्रेक करे लेट्स से 20.9395 या आसान लफ्ज़ों में 21 रुपये से ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाए, ये दोबारा से बाउंस कर जाएगा। बाउंस करने के बाद ये इजीली आपके टारगेट्स 22.4 और फिर दोबारा से 24 के भी 24.25 के टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है। इस पे हमने पहले भी कॉल दी थी जिसमें टारगेट्स हिट हुए थे और लॉन्ग रन में फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 32 को चला जाएगा जब इसमें कोई अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर नज़र आएंगे। वो अभी हम अमार से पूछते हैं। अमार, कोई अनकरीब इसमें कोई अच्छी खबर आने वाली है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी इसके ऊपर?
बिल्कुल, डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं रिसेंटली, और प्राइवेटाइजेशन में 5 डिफरेंट बिडर्स ने इसके ऊपर बिड किया था, जिसमें से 4 को अभी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और आगे आने वाले वक्त के अंदर 2-3 महीने के अंदर इसके ऊपर काम भी हो रहा है कि फाइनल इसको किया जाए कि कौन जो है वो पीआईए को टेक ओवर कर रहा है। वैसे नंबर्स की बात की जाए तो नंबर डिक्लाइनिंग वाली साइड पे ही है, रेवेन्यू तकरीबन 7.7% इसका गिरा है। ईपीएस इसकी नेगेटिव है, ये बहुत अरसे से हर बंदे को पता है। 91 बिलियन रुपीस का जो लॉस था पिछले साल के अंदर, वो अब थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है 15 बिलियन के अंदर, लेकिन लॉस लॉस ही होता है। जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट में ना आए तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसका लॉस कम हुआ है उसके अंदर इनकी कोई, आप कह लो कि मैनेजमेंट का कोई कमाल नहीं है। बेसिकली आपका जो फ्यूल की प्राइसेस है वो कम हुई हैं, आपके जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं वो कम हुए हैं, उसकी वजह से जो है इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी रही है। तो ये सिनेरियो फिलहाल इसका चल रहा है। वैसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए हर बंदे को पता होना चाहिए कि पीआईए का शेयर जो है ये अब होल्डिंग कंपनी के अंदर कवर कर दिया गया है। इसके अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक पीआईए इन्वेस्टमेंट के नाम से है, जो कि बेसिकली आपकी रोजवेल्ट जो होटल है इन न्यूयॉर्क उसको मैनेज करती है। फिर इसके अलावा जो है स्काई रूम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये एक और ऑपरेशन ये हैंडल कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा सबरी ट्रेवल नेटवर्क जो है, ये बेसिकली अगेन ये टिकटिंग सॉल्यूशंस जो होती हैं इनकी, वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 इनकी डिफरेंट है। और इसके अलावा एक पीआईए जो होल्डिंग की, जो हमने अभी कंपनी की बात की, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एविएशन ऑपरेशंस वगैरह। तो ये 3-4 कैटेगरीज में इनको फिलहाल ये डिवाइड कर दिया गया है, और आगे जाके इसकी अगेन प्राइवेटाइजेशन की भी हमारे पास न्यूज़ है। सही है। अच्छा हमारे ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट जिस टाइम हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में विद इन 30 मिनट्स एनएफपी का डेटा आने वाला है, और एनएफपी का डेटा जो होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। अगर मैं टेक्निकल्स के ऊपर वो लेवल्स भी बताता हूँ तो हो सकता है कि वो बाय मंडे जब तक आप ये देखें शो, वो शायद ट्रिगर हो गए हों। तो इसका सोल्यूशन फिर यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे, उनको मैं रियल टाइम ही, जब एनएफपी का डेटा आ जाएगा उस टाइम ही हम गाइड कर देंगे। सेकेंडली जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो मेरी और अमार की फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर बाय मंडे देखें, हम आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे कि गोल्ड किस तरफ को जा रहा है। बाय द वे वो बुलिश ही है, बाय ऑन टिप वाली स्ट्रैटेजी पे रहना है, लेकिन किन लेवल्स के ऊपर हम बाय कर सकते हैं वो हम सजेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे होते हैं, नैस 100 वगैरह को, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ गाइडेंस आ जाएगी। कुछ फॉरेक्स के क्रिप्टो और क्रिप्टो से रिलेटेड भी हम उधर आपको अपडेट कर देंगे। सो मेरे ख्याल में अभी अगर उनको रिकॉर्ड करते हैं और डिस्कस करते हैं और वो सिनेरियो सारे प्ले आउट हो जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में रियल टाइम अमार इसको दे देते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं अमार, सही है ये आइडिया? हाँ बिल्कुल सही है। सो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहे हैं वो उसका जो रिजल्ट आना है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पे आना है, और आज एनएफपी का डाटा वो ऑलरेडी हमें बता देगा कि आगे आने वाला वीक हमारा कैसा रहेगा। सो यस, उसको हम थोड़ा सा वेट करके फेसबुक के अपने कम्युनिटी पे वहाँ पे शेयर करें। चलें ठीक है, फिर मेरे ख्याल में हमारा रैप अप करते हैं। आज सिर्फ PSX को और ग्लोबल सिनेरियोज़ को ही डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर प्रॉपर गाइड कर देंगे। परफेक्ट हो गया। चलें फिर इस वीक को रैप अप करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, स्टॉक्स हमारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट हमारी भागती जा रही है, गोल्ड भी ऑल टाइम पे ऊपर जा रहा है। मेक श्योर कि आप फेसबुक पे जो हमारी सरमाया कम्युनिटी भी है वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप, हम अक्सर अपनी जो स्टडीज होती हैं, मैं थोड़ा सा पोस्ट वगैरह हम शेयर करते रहते हैं, फराज भी अपना शेयर करते हैं, तो हमें लाजमी आप लोग वहाँ पे भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।